शाहिद खटक साहब ने एक बात बताई है। उन्होंने कहा जी ये आखिरी हफ्ता है, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो डायरेक्शन हमें पहले ही आ चुकी है इमरान खान साहब की, हम पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन कर देंगे, पाकिस्तान पूरा का पूरा बंद कर देंगे और इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से होगा। शाहिद खटक ने कहा मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वजह यह है कि जो टाइम निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, वो टाइम तकरीबन निकाल लिया गया और मुमकिन है कि इस हफ्ते या एक आधा हफ्ता और डाल के इमरान खान साहब की मुलाकातें दोबारा शुरू करवा दी जाए। ये हो जाएंगी मुलाकातें। बीच में मुलाकात के लिए एक शर्त रखी गई थी कि आपको इमरान खान हम दिखा देते हैं, लेकिन जो वो बात करेंगे वो बात आप बाहर आकर नहीं बताएंगे, आप खामोशी इख्तियार करेंगे। इस पर किसी ने हामी नहीं भरी। ये मुबैना तौर पे जो खबर है ये जाहिद गशकोरी साहब ने ये खबर दी थी। उनका ये दावा है कि इस किस्म का एक ऑफ़र किया गया था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर हामी नहीं भरी, उन्हीं के बकौल। तो नाज़रीन, अब ये अगर आखिरी हफ्ता है और पीटीआई को लगता है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पे एक एहतजाज वो करेंगे, मेरे ख्याल में एहतजाज होने से पहले या नौबत आने से पहले मुलाकात करवा दी जाएगी और मोमेंटम बनने में अभी टाइम लगेगा। मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन अभी जो प्रॉपर एक मोमेंटम बनता है एक तहरीक का, मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब जब कोई तहरीक शुरू करते थे तो पहले बहुत सारे जलसे करते थे, 1 2 3 4, वो एक एक दिन में 2 2 3 3 जलसे भी करते थे और इतने तूफ़ानी दौरे करते थे इमरान खान साहब हर तरफ कि बहुत एक्टिव आदमी थे वो। 70 साल की उम्र में कमाल जलसे करके इमरान खान साहब पूरा एक मोमेंटम बना लेते थे। जब पाकिस्तान के अंदर लोग तैयार हो जाते थे फिर वो अपना मार्च का या किसी तहरीक का ऐलान करते थे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो महीने में एक आधा जलसा करती है या महीने में 2 जलसे करती है, तो वो मोमेंटम तो नहीं बन रहा ना। इमरान खान साहब ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लगाया हुआ है जलसों का जब उन्होंने मोमेंटम बनाना होता था। बहरहाल अभी तो इमरान खान साहब जेल में हैं, बाहर लोग जो मौजूद हैं उन्हीं को काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की रियासत ये पहली दफ़ा नहीं कर रही जो इमरान खान साहब के साथ हुआ। ये इन्होंने 1971 में भी किया था और फिर उसका खुमियाजा भी भुगता था। उस वक्त भी इन्होंने कुछ लोगों को सीने से लगा लिया था और कुछ लोगों को धुतकार दिया था। आज भी एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ और बिलावल को सीने से लगाया हुआ है, जबकि सुहेल अफरीदी जैसे मिडिल क्लास का आदमी है ना, ये एलीट क्लास की नुमाइंदगी करते हैं मरियम और बिलावल। तो एलीट क्लास के बच्चों को, जो सियासी बच्चे हैं, उनको सीने से लगाया हुआ है और जो गरीब का बच्चा है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आया सुहेल अफरीदी, उसको इन्होंने धुतकारा हुआ है। इनको जहाज़ों में बिठा बिठा के सरकारी प्रोटोकॉल्स के साथ पूरी दुनिया की सैर करवाई जाती है। उसको जनाब अपने लीडर से मिलने के लिए अडियाला जेल के बाहर सड़क पे बैठना पड़ता है। वो ये बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का डाला हुआ गंद 1971 में पूरे मुल्क के सामने आया था। खुदा ना खास्ता अब अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए ज़िम्मेदार यही एस्टेब्लिशमेंट होगी। जिन्होंने पहले ये गंद मारा वही लोग अब दोबारा वही हरकतें कर रहे हैं। अब कई हफ्तों तक मरियम नवाज़ जो है पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती रहती है, यानी जाती है बाहर, ट्रैवल करती है, घूमते फिरते हैं, वापस आ जाते हैं, कोई नहीं पूछता क्या काम किया। सुहेल अफरीदी इमरान खान से मिलने के लिए अडियाला जेल तक आ जाए अदालती ऑर्डर लेकर, तो उसके ऊपर तनकीद के निश्तर चलाते हैं कि जनाब सूबा कैसे चलेगा। भाई जिस वक्त मरियम नवाज़ जाती है बैरूनी दौरों पे या छोटी सी सर्जरी पे या कहीं लंदन पहुंच जाती हैं, ब्राज़ील पहुंच जाती हैं, जापान के दौरे पे निकल गए, जब ये खातून जाती है एयरफोर्स वन को इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त तो कोई नहीं पूछता कि सूबा कैसे चलेगा। और जब सुहेल अफरीदी सिर्फ इस्लामाबाद तक आ जाता है अपने सूबे से निकलकर, तो उससे कहा जाता है जनाब सूबा कैसे चलेगा। ये एक दोहरा मेयार है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे जर्नैल बाकायदा सहाफ़ियों को ये सवाल देते हैं कि जाके इस किस्म के सवालात पूछो जिससे नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो। यानी एक सवाल ऐसा भी करवाया गया सुहेल अफरीदी से, वो बड़ा जुल्म हुआ। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई वो सवाल सुन के कि जनाब आप अपने सूबे को एक अलग मुल्क बना देंगे, अलग कर लेंगे। वो जब मुझे बात की लोगों ने, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात से, खैबर पख्तूनख्वा से। उन्होंने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ करना क्या चाहती है, हम पाकिस्तानी हैं, हम हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान हमसे है, हम क्यों पाकिस्तान को 2 टुकड़े करेंगे। ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो खुद अपनी ख्वाहिश बयान करे, हमारे सामने इस तरह की बातें ना फेंकी जाए। तो इस बात की उन्हें बहुत तकलीफ़ भी हुई थी। तो नाज़रीन, ये मज़ालिम बड़े पुराने चल रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। नवाज शरीफ का एक दावा सामने आया। नवाज शरीफ कहता है कि जी पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इक़्तिदार में तो है, मौजें तो लगी हुई हैं, अपनी बेटी को और अपने भाई को, दोनों को इक़्तिदार दिलवाया हुआ है और ख़ुद भी मौजें कर रहे हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद
SIFC वाले वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं। उनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहता है कि जी बाशी मॉडल बिल्कुल नाकाम हो चुका है। जो मुशीर बराए ये सरमायाकारी है वो क्या होता है उसका, इसके अंदर जो मुशीर है वो ये कहता है जनाब पैसा वैसे ही कोई नहीं आ रहा बाहर से और हमारा गवर्नेंस का मॉडल ही नाकाम है। IMF ने इसके ऊपर एक अलग 225 सफ़ों की रिपोर्ट दे दी। इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं। उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोज़गारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आप मुवाजना करके देख लें इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर। सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में और SIFC बना के मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल कहानी। तो नवाज शरीफ का टेक ऑफ अगर ऐसे होता है ना तो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के सारों को कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी जनाब टेक ऑफ ना करो, बल्कि तुम सारे बोरिया बिस्तरा बनो, टेक ऑफ करो तो जाओ पाकिस्तान से, जान छोड़ दे पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी खुद अपना मुल्क चला लेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये खेलने के लिए खिलौने मिले हुए हैं और इनके ज़रिए से वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये सिस्टम नाजरीन रोज़ एक बात की गवाही देता है, रोज़ाना ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम डरा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमज़ोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ वज़रा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार ज़िंदगी, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है जेल में। जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है? और कुलभूषण यादव की भी बेशरम की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज़ सुनाते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजे तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था। सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिख कर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिखकर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, उठने के लिए, मालिशों के लिए वहाँ पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने ज़ाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियाँ इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाज़रीन पाकिस्तानियों को ना अभी इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया है। पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है, ऐसा लगता है। पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो हैं वो भूखे हैं, परेशान हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं लगातार। आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 23,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पहले 6 माह में ऑफलोड किया गया है। मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग कर्जे लेकर बाहर जाकर अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें लीगल दस्तावेजात के बावजूद इन्हें बाहर जाने नहीं दे रही। यानी वो कह रहे हैं ये बाहर जा नहीं सकते, इनको हमने नहीं जाने देना। यानी एक पिंजरे में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया है। अंदर खाना मिलता नहीं है, बाहर से खाना लाने नहीं देते। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वीज़ा है ना किसी के पास। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं ये जाके सऊदी अरब में या दुबई में ड्राइविंग कैसे करेगा? भी उसने वहाँ जाके लाइसेंस लेना है, वहाँ जाके वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, पास हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, और भाई नहीं पास होगा तो मजदूरी कर लेगा, और कुछ तो करेगा ना। यहाँ पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, और जो वो कमाएगा पाकिस्तान ही भेजेगा। रेमिटेंसेस के ऊपर तो आपका सारा इन्हिसार है।
तो ये पाकिस्तानियों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो हम उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना। जितनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर ख़त्म हो रही है। असल में इनको इंटरनली एक रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान के अंदर से जितना हो सके लोगों को रोका जाए। आर्मी चीफ ने बिला वजह ब्रेन गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था। ये ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं और लेबर क्लास बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान में फुकदान होता चला जा रहा है। नाज़रीन, एक और जो सोहराब बरकत साहब के हवाले से आज़ाद कश्मीर से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और मैं जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही थी तो सोहराब बरकत साहब से राब्ते में रहा, कुछ और जर्नलिस्ट हैं उनसे भी, तो इन्होंने वाकई हक अदा किया था। जब कश्मीर में तहरीक चल रही थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का इन्होंने हक अदा किया था सोहराब बरकत साहब ने। और उसने वो बड़ा फ़िक्रमंद भी था। जब लोगों के ऊपर गोली चल रही थी, जब इस तरह के हालात थे, वो बहुत फ़िक्रमंद भी था अपने लोगों के लिए। तो आज कश्मीर के अंदर आवाज़ उठना शुरू, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो कश्मीर का बेटा है, वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा था उस वक्त और उसने कश्मीरी होने का हक अदा किया। तो अब कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सोहराब बरकत के लिए आवाज़ उठाएं और वो हक अदा करें कि एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, एक ज़िम्मेदार इंसान जो है उसे गिरफ़्तार किया गया है। और एक झूठे बोगस मुकदमे में, ऐसे मुकदमे में, यानी सनम जावेद का इंटरव्यू कर लिया भाई ये कौन सा मुकदमा है। अभी 24 नवंबर को अदालत के अंदर बाकायदा ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल आया, FIA का DG है, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर हर जगह पे लिख कर दिया गया कि जनाब ये किसी केस में मतलूब नहीं है। अब पता चलता है जनाब उसको तो एक केस में इश्तिहारी किया हुआ है। भाई इश्तिहारी आप उसको कहते हैं जो छुपा हुआ आदमी हो, जंगलों में जाके छुप जाए, पहाड़ों पे चला जाए, गायब हो जाए। यानी आपने इश्तिहारी करना है तो एक दौर में मैं भी ऐसे ही गायब रहा हूँ पहाड़ों पे, आप उस वक्त मुझे कर सकते थे। आपने इश्तिहारी करना है तो आप कर सकते थे मुराद सईद साहब को कर सकते हैं, या इस तरह आप लोगों को इश्तिहारी कर सकते हैं। लेकिन आप सोहराब बरकत को इश्तिहारी कैसे कर सकते हैं? भाई रोज़ाना अपने दफ्तर में आ रहा है, हद नहीं होगी कि जनाब इसको इश्तिहारी कर दिया हमने। वो रोज़ अपने दफ्तर में आ रहा है, आप उसको इश्तिहारी कर रहे हैं और अब उसको पकड़ के बंद कर दिया लाहौर में ले जाके, क्योंकि इस्लामाबाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस्लामाबाद में करते तो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही केस चल रहा था, उन्होंने बुला के तौहीन अदालत लगा देनी थी। तो अब मेरी साद रसूल साहब से बात हुई है, दीगर वकला से भी बात हुई है। एक तो केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ तो तौहीन अदालत का केस चलेगा और ये इनके गले पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के अंदर चलेगा। अब इस केस के अंदर देखें, सनम जावेद साहिबा का स्टेटमेंट अगर एंटी स्टेट है तो सोहराब बरकत का उससे क्या लेना देना।